पश्चिम बंगाल में ममता दीदी अपनी करारी हार के बाद हार मानने को तैयार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के गवर्नर ने विधानसभा को भंग कर दिया है। तो इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सीनियर जर्नलिस्ट से पूछते हैं। सर, आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, निश्चित तौर पर बीजेपी को प्रचंड जीत पश्चिम बंगाल में मिली है। अब होता क्या है, जो ममता दीदी अड़ी हुई हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। आप देखिए, तीन चीजें होती हैं: नैतिकता, परंपरा और संविधान जो कहता है वो। नैतिकता ये है कि जब आप चुनाव में हार गए हैं तो जो जीत कर आए हैं, जिन्हें जनादेश मिला है, उन्हें आप शुभकामनाएं दीजिए, जनादेश का सम्मान करते हुए विपक्ष में बैठिए। ऐसा होता भी है। 5 राज्यों में चुनाव हुआ है, जहां जो हारे हैं उन्होंने जीती हुई पार्टी को शुभकामना दी है और खुद विपक्ष में बैठने का फैसला लिया है। यह नैतिकता की बात है। दूसरा है परंपरा। अभी तो ममता बनर्जी वहां हारी हैं। यदि वो चुनाव जीते हुए भी होती तो भी परंपरा यह है कि उन्हें इस्तीफा देना था। वो गवर्नर को जाकर इस्तीफा देती, उसके बाद उन्हें कार्यवाहक सीएम बनाया जाता जब तक कि शपथ ग्रहण समारोह नई सरकार का नहीं होता। तो यह परंपरा है, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। अब वो ये आरोप लगा रही हैं कि चुनाव आयोग से मिलकर बीजेपी ने उन्हें चुनाव हराया है और वो अड़ी रही कि वो इस्तीफा नहीं देंगी और उन्होंने इस्तीफा दिया भी नहीं। पिछले 1-2 साल से ये चलन चल रहा है। हमने देखा कि दिल्ली के जो तत्कालीन सीएम अरविंद केजरीवाल जेल गए, लेकिन जेल जाने से पहले उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और इतिहास के पहले सीएम वो बन गए जो कुर्सी पर रहते हुए जेल गए। उसके बाद केंद्र सरकार को इस पर कानून भी बनाना पड़ा और मुझे लगता है कि जैसा अब ममता बनर्जी ने किया है, उसके बाद हो सकता है आगे कानून इस पर भी बने कि भाई इस्तीफा देना ही देना है, यदि आप चुनाव हारते हैं या जीतते हैं। जो भी होगा वो आगे देखा जाएगा। तीसरी चीज होती है संविधान। अब हमारा संविधान कहता है, आर्टिकल 174, उसमें यह कहा गया है कि कोई भी सरकार 5 साल तक होती है और कोई भी मुख्यमंत्री, पूरा मंत्रिमंडल संविधान की ही शपथ लेता है। तो जब संविधान ही ये कहता है कि 5 साल के बाद नई सरकार बनेगी, तो जो पहली सरकार है उसे इस्तीफा देना होगा। अब क्योंकि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, तो जो गवर्नर होता है उसके पास भी अधिकार होते हैं और यह भी माना जाता है कि कोई भी मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी पर तब तक रहेगा जब तक कि गवर्नर की इच्छा होगी। अब गवर्नर की इच्छा जो होती है वो भी अपनी निजी इच्छा नहीं होती है, उसमें भी संविधान यही कहता है कि जब सरकार बनी होगी, जो पहली कैबिनेट की बैठक होगी, उस तारीख के सही 5 साल बाद विधानसभा का कार्यकाल खत्म माना जाएगा। तो जो ममता बनर्जी हैं, उन्होंने 8 मई को पहली बैठक की थी अपनी सरकार की 2021 में, तो उनका कार्यकाल खत्म हो गया 7 मई को। तो इसी के लिए 7 मई को गवर्नर की तरफ से विधानसभा को भंग किया गया है। अब नई सरकार बनेगी, यानी कि जो बीजेपी के विधायक हैं, जो बीजेपी की सरकार वहां बननी है, क्योंकि उन्हें बहुमत मिला है, जनादेश उनके समर्थन में है, तो उनके लिए अब रास्ता साफ हो गया है। तो कानूनी प्रक्रिया पूरी यही है जो मैंने अभी आपको बताई है। तो अब विधानसभा भंग हो गई है और नई विधानसभा का गठन अब होगा। जो विधायक जीते हैं वो अपना नेता चुनेंगे और उसके बाद, जैसा कि तारीख का ऐलान भी हो चुका है कि 9 मई को वहां नई सरकार बनेगी, नए मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। सर, तो वहीं बंगाल में जो अभी शुभेंदु अधिकारी के पीए की जो हत्या कर दी गई, तो वहीं एक तरफ बीजेपी कह रही है कि टीएमसी का इसमें हाथ है, वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी कह रही हैं कि सीबीआई जांच हो। तो आपको क्या लगता है, मतलब इसमें क्या कुछ हो सकता है? देखिए, हमने देखा है कि बंगाल चुनाव जब भी हुआ है उसका खूनी इतिहास रहा है। अब से पहले आप जब भी देखेंगे, बंगाल के अंदर जब भी चुनाव हुआ है तो चुनाव में वहां समर्थकों के बीच में, अलग अलग पार्टी के जो समर्थक होते हैं उनके बीच में ना सिर्फ झड़प होती है, बल्कि 2021 में तो जो हथगोले टाइप जो बम होते हैं उस तरह के भी वो फोड़े गए थे। तो काफ़ी जो वहाँ का इतिहास रहा है वो इसी तरह का रहा है। इस चीज़ को देखते हुए इस बार केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय बल वहाँ भेजा गया था।
जो रिजर्व पुलिस फोर्स है वो वहां भेजा गया, तो उसका असर भी देखने को मिला था। लेकिन जैसे ही चुनाव हुआ उसके बाद अब या तो हार की भड़ास कहिए या फिर कई जगह ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी इस तरह की उग्रता दिखा रहे हैं, जैसे कि टीएमसी के दफ्तर जलाए गए हैं। अब टीएमसी के नेता खुद तो अपने दफ्तर नहीं जलाएंगे, और जो अभी शुभेंदु अधिकारी के पीए हैं उनको गोली मारी गई है। इससे पहले एक बीजेपी के विधायक हैं, उनको जीते हुए महज 4 घंटे हुए थे, इसी बीच उनके भाई को गोली मार दी गई, हत्या कर दी गई। तो जो अराजकता अभी देखी जा रही है, चाहे वो किसी के भी कार्यकर्ता हैं, कोई भी वो लोग हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अब क्योंकि नई सरकार वहां बन जाएगी तो इसके लिए सबसे पहले कानूनी जो व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर पर ध्यान नई सरकार को देना होगा। हालांकि अभी भी दावे तमाम तरह के किए जा रहे हैं, अराजकता कहीं से भी हो, उग्रता जो देखी जा रही है सड़कों पर वो कहीं से भी हो, लोकतंत्र में ये बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। और जो शासन प्रशासन है उसकी तरफ से निश्चित तौर पर इस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, अभी जैसे कि ममता बनर्जी की जो करारी हार हुई है, तो क्या आपको लगता है यूपी में जो विधानसभा 2027 में आने वाला है, तो उसमें क्या अखिलेश यादव के लिए भी ये संकट हो सकता है? देखिए, अभी हम ये नहीं कह सकते कि पश्चिम बंगाल या असम में बीजेपी जीती है तो 2027 में जो भी चुनाव होंगे उनमें भी बीजेपी का वैसा ही रिजल्ट रहने वाला है। देखिए, बीजेपी का जो नेचर है वो अलग है। अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए, इसके बाद आप देखिए कि बीजेपी के जो नेता हैं, जिन राज्यों में 26 या 27 में चुनाव होने, वो वहां निकल चुके हैं, वो वहां अपनी तैयारियां कर रहे हैं। कोई भी जो विरोधी दल हैं वो इस चीज को देखते ही नहीं हैं। और यही वजह है कि कभी इलेक्शन कमीशन पर, कभी ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा जाता है हार का। अब आप देखिए, इसी तरह से जैसे बीजेपी लगातार अपने जो चुनावी राज्य हैं वहां पर काम करती है, उसी तरह से गुजरात में आप देखिए आम आदमी पार्टी भी पहले से ही लगी हुई है। तो आम आदमी पार्टी को भी उसका निश्चित तौर पर फायदा चुनाव में होगा। इसको आप ऐसे समझिए कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एग्जाम की तारीख डिक्लेयर होने के बाद पढ़ना शुरू करते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पूरी साल तैयारी करते हैं। तो बीजेपी को आप उस स्टूडेंट में डालिए जो पूरी साल तैयारी करते हैं। और जो दूसरे दल हैं जिनको अभी वैसी सफलता नहीं मिल रही है जैसा वो चाहते हैं, उनको इस चीज पर ध्यान देना होगा कि बूथ लेवल पर जिस तरह से बीजेपी मजबूत है, उसी तरह से वो अपनी पार्टी और कार्यकर्ताओं को भी उतना मजबूत करें। सर, आपको क्या लगता है अभी ममता बनर्जी इस्तीफा देने के बाद क्या कुछ आगे कदम उठाएगी? देखिए, अब उनके पास बहुत ज्यादा विकल्प नहीं है, वो खुद भी चुनाव हार गई हैं, लेकिन उनकी पार्टी एक मजबूत विपक्ष के तौर पर रहे। देखिए, अभी हमने जो देखा था, जिस तरह से पूरे विपक्ष की तरफ से कहा गया था कि आप सरकार में आ गए हैं। दिल्ली की यदि हम बात करें, आम आदमी पार्टी वहां हारी, तो आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से यह कहा गया था कि हम भले ही हार गए हैं, लेकिन जो वादा आप जनता से करके आए हैं वो पूरे वादे 5 साल में हम आपसे पूरे कराएंगे। यानी कि विपक्ष लगातार हो हंगामा करेगा हर मुद्दे को लेकर। अब वैसा ही ममता बनर्जी को भी वहां करना चाहिए। ठीक है भाई, हम हार गए हैं, अब आप सत्ता में हैं, जो वादे करके आए हैं जनता के साथ वो वादे आप पूरे कीजिए, और आप नहीं करते हैं तो हम आपके सामने खड़े होंगे और वो सारे वादे जनता के पूरे कराएंगे। तो एक मजबूत विपक्ष के तौर पर अब उन्हें आना चाहिए, और यही अंतिम विकल्प उनके पास है। या तो वो एक्टिव रहें या फिर शांति से बैठ जाएं। और जहां तक मुझे लगता है कि शांति से बैठने वाला विकल्प उन्हें भी पसंद नहीं होगा, क्योंकि हार एक बार हुई है, अगली बार वो जीतने के लिए ही चुनाव लड़ेंगी, तो उसके लिए अभी से ही तैयारियां करनी होंगी। सर, आपको लगता है कि 2027 में भी सीएम योगी ही यूपी के मुख्यमंत्री बनेंगे या कोई नया चेहरा आएगा? उधर तो अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि 2027 में सपा की ही सरकार बनेगी। देखिए, बीजेपी की यदि बात करें तो जैसा कि पूरे देश में भी देखा जा रहा है कि पार्टियां बिखरी हुई हैं। चुनाव से पहले जरूर एकजुटता की बात कही जाती है, इंडिया अलायंस भी बनाया गया था, लेकिन जैसे ही चुनाव होते हैं तो सब अपने अपने हितों को साधने के लिए या तो अलग हो जाते हैं या फिर वो
जो गठबंधन होता है उससे अलग चुनाव लड़ते हैं। तो उत्तर प्रदेश में भी जो विपक्ष है उसमें बिखराव है। यदि उन्हें वास्तव में बीजेपी को हराना है तो सबको एकजुट होना होगा। अब आप देखिए कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती कह चुकी हैं कि वो तो अकेले चुनाव लड़ेंगी। उसी तरह से कई ऐसे दल हैं जिनकी तरफ से कहा गया है कि वो किसी के साथ गठबंधन में नहीं जाएंगे। हालांकि अभी वक्त है और जैसे चुनाव नजदीक आएगा बहुत सारी परिस्थितियां तारीखों के ऐलान के बाद भी बदलती हैं, तो हो सकता है कि सब एक साथ आ जाएं, तो उससे बीजेपी से मजबूती से लड़ा जा सकता है। अभी आप देखिए कि सबके मुद्दे एक ही हैं पूरे विपक्ष के। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की बात करें, वो पीडीए की बात कर रहे हैं। पीडीए में क्या था, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक। वो कहते हैं कि हम ही इनके रहनुमा हैं, हम इनकी आवाज उठा सकते हैं, वो हमारा साथ देगा चुनाव के अंदर। उसी तरह से बीएसपी की बात करें तो वो भी कमोबेश इसी तरह का एक गठजोड़ करती हुई दिखाई देती हैं। हालांकि वो 2 कदम आगे और बढ़ के कहती हैं कि ब्राह्मण भी हमारे साथ हैं, हमें उनसे भी कोई परहेज नहीं है। इसी तरह से चंद्रशेखर रावण की बात करें तो वो भी दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक के हितों की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जो विपक्ष के ज्यादातर संगठन हैं, मुद्दे सबके एक हैं लेकिन खुद एक साथ नहीं है, और शायद यही बीजेपी की सबसे बड़ी मजबूती है और विपक्ष की सबसे बड़ी कमजोरी। तो जैसे कि आपने देखा कि हमारे सीनियर जर्नलिस्ट नागेंद्र भारती सर ने क्या कुछ कहा है। बंगाल की और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया के साथ।